फ्रेंड्स, लॉ पॉजिटिव एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था मॉर्गेज का मीनिंग और डेफिनेशन देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉर्गेज के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। साधारण तौर पे 6 टाइप्स रहते हैं मॉर्गेज के। सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज, एनोमलस मॉर्गेज, और दो रहते हैं वो, एक रहता है फुसने मॉर्गेज और सब मॉर्गेज। लेट्स स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट वन इज अ सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज आता है सेक्शन 58 सबसेक्शन बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर। इन दिस काइंड्स ऑफ मॉर्गेज नो पोजेशन और ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द मॉर्गेजी, नाइदर एनी टाइटल डीड इज गिवन। दोस्तों, नाम में ही उसका सिंपल मॉर्गेज एकदम साधारण तरीके से मॉर्गेज होता है। इस मॉर्गेज में ना ही प्रॉपर्टी का पोजेशन या ओनरशिप ट्रांसफर करना पड़ता है, किसको? मॉर्गेजी को। ना ही एनी टाइटल डीड, टाइटल डीड नहीं कि प्रॉपर्टी का पेपर जो भी रहते हैं वो भी नहीं देना पड़ता। जस्ट एन एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी एंड इट इज मेंशन इन द एग्रीमेंट दैट इन द इवेंट द मॉर्गेजर कुड नॉट रिपे द लोन, the mortgage can use the property mentioned in the agreement for the satisfaction of the debt. सिंपल मॉर्गेज क्या रहता है? इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट रहता है। किसके दरमियान? ये मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में एक एग्रीमेंट रहता है, और उसमें क्लियर मेंशन करना चाहिए कि अगर मॉर्गेजर लोन पे नहीं कर पाया तो उस प्रॉपर्टी पे मॉर्गेजी का अधिकार हो जाता है, और मॉर्गेजी अपना डेट पूरा करने के लिए वो प्रॉपर्टी यूज कर सकता है। इफ द प्रॉपर्टी मेंशन इन द एग्रीमेंट इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई द डेट ऑफ मॉर्गेजर, द मॉर्गेजी कैन एक्सरसाइज राइट ओवर द अदर प्रॉपर्टी ऑफ मॉर्गेजर। मानो कि मॉर्गेजर ने जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है मॉर्गेजी के पास, अगर वो प्रॉपर्टी से मॉर्गेजी का जो भी पैसा है वो पूरा नहीं कर पाता है उसका डेट, तो मॉर्गेजी क्या कर सकता है? मॉर्गेजर का जो दूसरा प्रॉपर्टी रहेगा उस पे भी अपना अधिकार जमा कर सकता है। द मॉर्गेजी कैन सेल द प्रॉपर्टी इन द इवेंट मॉर्गेजर डज नॉट रिपे द लोन आफ्टर ऑब्टेनिंग द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। अगर मॉर्गेजर ने पैसा नहीं, लोन रिपे नहीं किया मॉर्गेजी का, तो मॉर्गेजी क्या कर सकता है? वो प्रॉपर्टी सेल भी कर सकता है, लेकिन कब? ऑब्टेनिंग द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट का ऑर्डर लेके आएगा तभी वो मॉर्गेजी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। सेकेंड वन इज अ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल ये आता है सेक्शन 58 सबसेक्शन सी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर। When mortgagor takes loan from the mortgagee, it is considered that mortgagor has sold his property to the mortgagee, but the finalization of sale is depend upon the repayment of loan. जब मॉर्गेजर मॉर्गेजी से लोन ले लेता है तब यह माना जाता है कि मॉर्गेजर अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को बेच रहा है, लेकिन कब? जब फाइनलाइजेशन हो जाएगा कि मॉर्गेजर लोन पे नहीं कर पाया, तब फाइनलाइजेशन ऑफ द सेल इज डिपेंड अपॉन रिपेमेंट ऑफ लोन। इफ द मॉर्गेजर रिपे द लोन ऑन टाइम along with interest, the sale of property become invalid. अगर मॉर्गेजर सही समय पे जो भी लोन लिया है वो सूद समेत वापस करता है तो प्रॉपर्टी बिकम्स, वो प्रॉपर्टी का सेल कैसे हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। The sale of property become invalid. If the mortgagor could not repay the loan, the sale becomes absolute and binding on the parties. अगर mortgagor cannot repay the loan, अगर लोन नहीं चुका पाया, the sale become absolute and binding on the parties. तब सेल क्या? वैलिड माना जाएगा और वो पार्टीज के लिए बाइंडिंग रहेगा। The concept of mortgage by conditional sale is similar to contingent contract under the Contract Act 1872. यह जो कंडीशनल सेल का कंसेप्ट है मॉर्गेज का, एक सिमिलर है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह। आपने पढ़ा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
वही सेम ही कंडीशनल सेल इज सिमिलर टू कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. In these kinds of mortgage, the mortgagee can stop the mortgager from taking the mortgage property as the mortgagee will become the owner of the property. इस मॉर्गेज के टाइप्स में क्या होता है, मॉर्गेजर को स्टॉप कर सकता है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी लेने में, और वो उस प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जमा सकता है. और उस जो भी अधिकार जमा सकता है मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेजी, तो उस राइट को क्या कहते हैं? दिस राइट ऑफ मॉर्गेज इज नोन एज राइट ऑफ फोरक्लोजर. क्या कहते हैं उसको? राइट ऑफ फोरक्लोजर कहते हैं. तीसरा मॉर्गेज है यूसुफैक्चरी मॉर्गेज. यह आता है सेक्शन 58 सबसेक्शन डी के अंडर. इन दिस काइंड्स ऑफ मॉर्गेज द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी इज गिवन टू द मॉर्गेजी. यूसुफैक्चरी मॉर्गेज में क्या रहता है कि प्रॉपर्टी का जो भी है पोजीशन वो मॉर्गेजी को देना पड़ता है. राइट टू रिसीव रेंट एंड प्रॉफिट आउट ऑफ प्रॉपर्टी मॉर्गेज इज ऑल्सो गिवन टू द मॉर्गेजी. माना कि 2-4 मकान है, वो मॉर्गेजर ने गिरवी रखे हैं मॉर्गेजी के पास. जो भी उसका रेंट आएगा, प्रॉफिट आएगा, वो भी मॉर्गेजी को जाएगा. उसको क्या बोलते हैं? राइट टू रिसीव रेंट एंड प्रॉफिट आउट ऑफ प्रॉपर्टी मॉर्गेज टू द मॉर्गेजी. द मॉर्गेजर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द लोन. जब मॉर्गेजी को मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तब मॉर्गेजर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन. तो मॉर्गेजी को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं रहती. द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज एडजस्ट फ्रॉम रेंट एंड प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी. मॉर्गेजर क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड रेंट टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी. The property will revert back to the mortgagor on the total recovery of principal and interest by the mortgagee. प्रॉपर्टी रिवर्ट हो सकती है कब? जब मॉर्गेजर पूरा पैसा सूद समेत वापस कर देता है. किसको? मॉर्गेजी को. तब क्या हो सकता है? वो प्रॉपर्टी विल बी रिवर्ट बैक. और ऑन कंप्लीशन ऑफ द टर्म व्हिच मॉर्गेज वाज क्रिएट व्हिच इज अर्लियर. और ये भी हो सकता है जब देखो, माना कि 1 साल के लिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी कर दी है मॉर्गेजी ने, लेकिन 6 महीने में उसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट वो प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, उससे पूरा हो गया, तो वो वापिस करना पड़ता है. किसको? मॉर्गेजर को प्रॉपर्टी. क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है? which is अर्लियर. जो भी अर्लियर रहेगा, अगर मॉर्गेजर उसको पैसा दे देता है 6 महीने में या 7 महीने में, और प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो 6 महीने में आ रहा है, तो 6 महीने वाला रहेगा, तो उसके बाद वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा. फोर्थ वन इज इंग्लिश मॉर्गेज. दोस्तों इसके नाम में है इंग्लिश मॉर्गेज. ये आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 58 सब क्लॉज ई के अंडर आता है. जनरली दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज आर फॉलोड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. आमतौर पे ये मॉर्गेज कहाँ पे फॉलो किया जाता है? अमेरिका में फॉलो किया जाता है. इन दिस काइंड्स ऑफ मॉर्गेज द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द मॉर्गेजी ऑन अ कंडीशन दैट द मॉर्गेजी विल रिट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजर ऑन द रीपेमेंट ऑफ द लोन. इस प्रकार के मॉर्गेज में क्या किया जाता है? ओनरशिप, प्रॉपर्टी का जो भी ओनरशिप है वो ट्रांसफर किया जाता है. किसको? मॉर्गेजी को. लेकिन उसमें एक कंडीशन रहता है कि जब भी मॉर्गेजर उसका लोन अमाउंट रिपे करता है, तब मॉर्गेजी क्या करता है? रीट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजर. यानी कि मॉर्गेजी फिर रिट्रांसफर कर सकता है ओनरशिप. किसको? मॉर्गेजर को, जब रिपेमेंट ऑफ द लोन हो जाए तब. If the mortgagor could not repay the loan, the absolute interest in the property comes to the mortgagee. मॉर्गेजर जब भी लोन चुका नहीं पाता, तब क्या हो सकता है?
मॉर्गेजी वो प्रॉपर्टी अपने तरफ कर ले सकता है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, मॉर्गेजर ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी ओनरशिप, इसकी वजह से वो कर सकता है। दिस काइंड्स ऑफ मॉर्गेज क्रिएट्स बर्डन ऑफ ट्रांसफरिंग एंड रीट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड डबल फॉर्मेलिटीज, एंड ड्यू टू दिस रीजन इट्स नॉट पॉपुलर इन इंडिया। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है, शुरू में क्या करो, प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर करो, बाद में मॉर्गेजर ने लोन पे किया तो फिर से एक बार रिट्रांसफर करो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब एक डबल फॉर्मेलिटीज रहती है और इसके लिए पैसा और समय दोनों भी ज्यादा चले जाते हैं। इसकी वजह से ये मॉर्गेज इंडिया में पॉपुलर नहीं है। Under this mortgage, the mortgagee is not required to approach the court in order to set the ownership of the property. सबसे डेंजर बात यही है कि अगर मानो मॉर्गेजी मना करता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को रिटर्न करने में, तब मॉर्गेजर कोर्ट में भी नहीं जा सकता अपना ओनरशिप प्रॉपर्टी का जो भी ओनरशिप है उसके लिए, इसलिए वो सबसे खतरनाक एग्रीमेंट माना जाता है इंग्लिश मॉर्गेज। फिफ्थ वन इज मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। मैंने अभी बताया था टाइटल डीड यानी कि प्रॉपर्टी के जो भी कागजात है, पेपर है, रजिस्टर डॉक्यूमेंट है, उसी को डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड बोलते हैं और उसको इक्विटेबल मॉर्गेज भी बोल सकते हैं। ज्यादातर इंडिया में यही यूज होता है और ये सेक्शन 58 सब क्लॉज एफ के अंदर आ जाता है। जनरली इट इज क्रिएटेड इन इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज इक्विटेबल मॉर्गेज। आमतौर पे यह कहाँ पे होता है, ज्यादा इंडिया में होता है और इसको क्या बोलते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज बोलते हैं। दिस मॉर्गेज इज इवन वैलिड इफ रिटन एंड रजिस्टर एग्रीमेंट फॉर क्रिएटिंग मॉर्गेजी इज नॉट मेड। माना कि मॉर्गेजी ने कोई भी रिटर्न या रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं बनवाया तो भी ये वैलिड माना जाता है। द मॉर्गेजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव परमिशन और ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी, ओनली द टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द मॉर्गेजी। इस इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है, मॉर्गेजर को ना ही परमिशन या ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को देनी पड़ती है, बस टाइटल डीड यानी कि प्रॉपर्टी के जो भी कागजात है वही मॉर्गेजी को देने पड़ते हैं। द इवेंट ऑफ मॉर्गेजर कुड नॉट रिपे द लोन, द मॉर्गेजर कैन सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट एंड if mortgager repay the loan, the title deeds are refunded to the mortgager। देखो इसमें क्या लिखा है, अगर मॉर्गेजी लोन नहीं पे कर पाया तो मॉर्गेजी क्या कर सकता है, मॉर्गेजर का जो भी प्रॉपर्टी हो कोर्ट से ऑर्डर लेके क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। और इसके अपोजिट क्या हो सकता है, अगर मॉर्गेजर ने रिपे दी लोन चुका दिया तो टाइटल डीड जो भी कागजात है उसको मॉर्गेजी को मॉर्गेजर को देना ही पड़ता है। द टर्म डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डीड्स मींस, अभी यहाँ पे देखो, द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डीड्स मींस सच डॉक्यूमेंट एज विल शो prima facie or apparent title to the property of the person who is borrowing money। टाइटल डीड्स का मीनिंग यहाँ पे बताया है। टाइटल डीड्स का मीनिंग मतलब क्या है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्राइमा फेसी शो कर सके कि जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स है उसके ऊपर जो भी बंदा लोन ले रहा है उसका नाम होना चाहिए, ऑफ द पर्सन हु इज बोरोविंग मनी, यानी कि क्या, जो भी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है उसका पेपर क्लियर होना चाहिए उसके नाम पे। 6 वन इज एनोमलस मॉर्गेज। ये आता है सेक्शन 58 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सब क्लॉज जी के अंदर आता है। ये एनोमलस मॉर्गेज इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज।
ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मॉर्गेज विच इज नॉट इशू फैक्चुअरी मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड यानी कि इक्विटेबल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इज नोन एज एनोमलस मॉर्गेज। जितने भी सारे मॉर्गेज अपने अभी पढ़े वो सब मिला के क्या होता है, एनोमलस मॉर्गेज होता है। अ मॉर्गेज which is combination of two or more mortgage is known as anomalous mortgage. Anomalous mortgage में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मॉर्गेज मिलके जो भी मॉर्गेज होता है उसको क्या बोलते हैं, anomalous mortgage. For example, a mortgage is created and title deed as well as ownership are transferred to the mortgagee. इसमें क्या होता है, अगर मॉर्गेज जो भी किया, क्रिएटेड किया, तो उसको टाइटल डीड एज वेल एज ओनरशिप दोनों ही देना पड़ता है। टाइटल डीड कहाँ पे देनी पड़ती है, इक्विटेबल मॉर्गेज में देनी पड़ती है, और ओनरशिप कहाँ पे देनी पड़ते हैं, इंग्लिश मॉर्गेज में। मतलब यहाँ पे दो मॉर्गेज हो गए एंड ट्रांसफर टू द मॉर्गेज, ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसके लिए इस मॉर्गेज को क्या बोलते हैं, एनोमलस मॉर्गेज बोलते हैं। और मैंने लास्ट में बताया था एक पुसने मॉर्गेज रहता है और सब मॉर्गेज रहता है। पुसने मॉर्गेज में क्या रहता है, इफ ऑन वन सिंगल प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजेस आर क्रिएटेड द सेकंड मॉर्गेज इज नोन एज पुसने मॉर्गेज। जब प्रॉपर्टी सिंगल प्रॉपर्टी रहती है और उसके ऊपर दो मॉर्गेजेस रहते हैं और जो भी सेकंड वाला मॉर्गेज रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पुसने मॉर्गेज बोलते हैं। मानो कि आपके पास बड़ा सा मकान है और आपको उसके ऊपर और एक मंजिल बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। शुरू में आप गए, मानो कि आपको आ रहा है 10 लाख रुपए खर्च, तो आप शुरू में गए HDFC बैंक में गए, तो वहां पे 5 लाख के लिए आपने लोन अप्लाई कर दिया, क्योंकि आधा प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके। तो HDFC बैंक ने आपको 5 लाख का लोन दे दिया और आपको जरूरत है 5 लाख लोन की, तो आप फिर और दूसरे बैंक के पास चले गए, यानी कि मानो ICICI बैंक के पास चले गए। ICICI बैंक ने आपको फिर से 5 लाख रुपए का लोन दे दिया, आपके अमाउंट तो पूरी हो गई 10 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे HDFC फर्स्ट मॉर्गेज बैंक रहती है और सेकंड वाला जो ICICI बैंक रहता है वो क्या रहता है, पुसने मॉर्गेज रहता है। और आखिर में सब मॉर्गेज, when mortgagee creates a further mortgage on the mortgage property its amount to a sub mortgage। इसमें क्या रहता है, मॉर्गेजर प्रॉपर्टी मॉर्गेज किसको करता है, मॉर्गेजी को करता है, और मॉर्गेजी क्या कर सकता है, वही मॉर्गेज प्रॉपर्टी सब मॉर्गेज यानी कि दूसरे को मॉर्गेज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सब मॉर्गेज बोलते हैं। मानो कि ये मॉर्गेजर ने एक दुकान है अपना, वो मॉर्गेज किया हुआ है किसके पास, मॉर्गेजी के पास, लेकिन मॉर्गेजी क्या करता है, वही दुकान रहता है, वो और दूसरे के नाम पे मॉर्गेज करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सब मॉर्गेज बोलते हैं। थैंक्स अ लॉट।